हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जो फिजिक्स में यूज़ होते थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। चैप्टर का नाम होगा स्केलर्स एंड वेक्टर। ऐसे तो पहला चैप्टर जो है अपना वो यूनिट एंड डायमेंशन है, लेकिन रियल फिजिक्स वेक्टर से यह स्टार्ट होता है। जैसे किसी बिल्डिंग को स्ट्रांग होने के लिए पिलर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही फिजिक्स स्ट्रांग करने के लिए वेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 11 से लेकर 12 तक जितने भी फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं वेक्टर यूज़ होंगे। तो आप समझ लो कि वेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर में मेनली चैप्टर तो ऐसे स्केलर एंड वेक्टर है, लेकिन स्केलर के बारे में कुछ पढ़ना है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये हमारा चैप्टर है। इसको बताने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं फ्रीक्वेंट एक टर्म यूज करूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लो मैं वेलोसिटी लिखता हूं 10 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा जो मेजर करते हैं। वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड। जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी कितना, मैग्नीट्यूड कितना 10, और ये क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। यही बताता है कि मैं वेलोसिटी लिखने जा रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी के लिए जनरली उसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं v। तो v का मतलब ये नहीं कि v का मतलब वेलोसिटी होगा। ये वेलोसिटी है, ये इस यूनिट से पता चलता है। ये यूनिट बता रहा है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड यूनिट होता है वेलोसिटी का। क्योंकि यहाँ तो चलो वेलोसिटी के लिए और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, P से प्रेशर भी लिखते हैं, P से पावर लिखते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि प्रेशर और पावर लिखें? वो यूनिट से पता चलता है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ वैल्यू होता है जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और इसे ही बोलेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग वेलोसिटी भी मेजर करते हैं, एक्सीलरेशन भी मेजर करते हैं, फोर्स भी मेजर करते हैं, पावर भी मेजर करते हैं, प्रेशर भी मेजर करते हैं। तो इन सब को बोलूँगा हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे भी बोलूँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, प्रेशर, इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लिख रहा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड in two parts। फर्स्ट पार्ट में क्या है, स्केलर, और सेकंड पार्ट है वेक्टर।
वेक्टर्स, स्केलर्स। अब स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो मैं इसको रब कर देता हूं। स्केलर को डिफाइन करता हूं मैं। वे सब फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude but not direction are called scalars। फिजिकल क्वांटिटीज, ये स्केलर का डेफिनेशन है। इसके एग्जाम्पल क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, प्रेशर, बहुत सारे etc। तो स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे पावर रहेगा तो पावर को मान लो P से लिखते हैं, ऐसा मैं लिखता हूं 10 वॉट। अब ये पावर है या प्रेशर है, इसी से पता चल रहा है। वॉट लिखा है मतलब पावर होगा। तो देख लो पावर के पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना, 10 वॉट। यूनिट लिखा हूं मैं, मैग्नीट्यूड 10 और यूनिट क्या है, वॉट। तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर किनको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। इतना ही नहीं, वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, उसको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जिसको जनरल बोलते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। मैं फिर से बोल रहा हूं, वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा। तो मैं डिफाइन कर लेता हूं। वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction and obey vector law of addition।
वेक्टर क्या वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही है, उसके अलावा क्या होता है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो मान के चलते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए और ओबे करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, तभी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करता वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को और उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकता। अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल में कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इन सब के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं ये सारे। अब वेक्टर को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ वेक्टर चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। तो वेक्टर को जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं v से, एक्सेलरेशन को a से, फोर्स को f से, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर यूजुअल मीनिंग, मतलब फोर्स को f से, वेलोसिटी को v से, एक्सेलरेशन को a से। लेकिन वेक्टर रहे तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं, इस तरह से हमेशा इधर ही लगाते हैं, ये नहीं कि इधर कर दिया। तो वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं। क्लियर है? इससे समझ में आ रहा है हमें कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और कौन सा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, f को जनरली फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को जनरली v से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को जनरली a से। तो ये वेक्टर है, और वेक्टर है तो इसके पास क्या क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसके पास भी वही है, इसके पास भी वही है। सपोज मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं कर सकते। क्यों गलत है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ये लिखा, मतलब इसको मुझे क्या क्या एक्सप्रेस करना है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यही बता रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। तो मैंने मैग्नीट्यूड तो एक्सप्रेस कर दिया, डायरेक्शन बताया क्या, यहाँ नहीं बताया, डायरेक्शन नहीं बताया। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं हुआ। तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मैग्नीट्यूड तो मैं बता दिया, यहां मुझे डायरेक्शन भी लिखना था। अगर मैं डायरेक्शन लिख देता तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता। तो मैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करता हूं।
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर along ईस्ट। देख लो, अब कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन किधर है एक्सेलरेशन का? ईस्ट की तरफ। क्लियर हो गया? तो ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि यहां पर अपने को मैग्नीट्यूड भी लिखना है, डायरेक्शन भी लिखना है। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना, मैं चाहता हूं कि ये अलोंग ईस्ट मतलब डायरेक्शन मैं ना लिखूं, सिर्फ लिखूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना चाहता हूं, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा अपने को? तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है मान लो, तो मैं एक्सेशन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? या तो इसे ऊपर से एरो हटा दो, ये रिप्रेजेंट करता है कि सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड दिखाना है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो एरो हटा देते हैं। अब ये सही रिप्रेजेंटेशन है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को एरो हटा के भी रिप्रेजेंट करते हैं, या एरो रखे रहो तो उस पर मॉडुलस लगा दो। ये मॉडुलस मैथ में शायद पढ़ा होगा तुमने, अगर नहीं पढ़ा है तो भी समझो कि इस सिंबल को बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस लगाने का मतलब मुझे डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को एरो हटा के भी रिप्रेजेंट करते हैं, या एरो रहे तो उस पर मॉडुलस लगा दो, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे या ऐसे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो अब तुम समझ गए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करना है, तो यूजुअल मीनिंग के साथ ऊपर एरो लगाओ। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो जो यूजुअल मीनिंग एक्सेलरेशन के लिए ए है वो ए लिख दो, नहीं तो वेक्टर ए लिखो, उस पर मॉडुलस लगा दो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, ये बहुत ही क्लियर बात होनी चाहिए कि वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया बात? अब मैं इसी को लैंग्वेज में लिखता हूं जो एक्सप्लेन किया। वेक्टर्स आर represented, vectors physical quantities, vectors physical quantities are represented by their usual meaning। यूजुअल मीनिंग करने का मतलब एक्सेलरेशन को ए से, वेलोसिटी को वी से, फोर्स को एफ से। रिप्रेजेंटेड बाय देयर यूजुअल मीनिंग हैविंग एरो ओवर इट, उसके ऊपर एरो लगाते हैं। एग्जाम्पल, वेलोसिटी के लिए v, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स के लिए ये। अब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ वेक्टर ए, इसको कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए इज
ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, a vector physical quantity, then its magnitude is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करते थे, या तो एरो हटा दो, नहीं तो एरो रखे रहो और मॉडुलस लगा दो। तो वेक्टर का अगर सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो एरो हटा देंगे या फिर एरो रखेंगे लेकिन मॉडुलस लगा देंगे। क्लियर हो गया बात? अब मैं एक एग्जांपल से भी कर दे रहा हूं जो अभी किया था, हालांकि एग्जांपल तो पहले ही कर दिया। क्लियर है ना? एक्सेलरेशन लिखा था तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या लिखा था मैंने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग ईस्ट। मैग्नीट्यूड भी लिखा था, डायरेक्शन भी लिखा था। अगर सिर्फ ऐसे लिखूं या ये लिखूं इसी को, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या था, ये। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी लिखा, डायरेक्शन भी लिखा, मैग्नीट्यूड लिखना था तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स को एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो दिया मैंने, एक और एरो दिया मैं, 2 एरो। मान लो मैं इस एरो को बोल रहा हूं वेलोसिटी, इस एरो को बोल रहा हूं वेलोसिटी, और वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं v। इसका मैं लेंथ थोड़ा छोटा कर देता हूं और मैं इसको बोलता हूं 10 मीटर पर सेकंड, और इसको मैं एक्सीलरेशन बोलता हूं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी सही रिप्रेजेंटेशन है क्या? गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैंने एरो दिया है तो मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर यूजुअल मीनिंग के साथ साथ मैंने एरो लगाया है, तो मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे डायरेक्शन नहीं लिखना चाहता तो मैं क्या करूँगा, मॉडुलस लगा दूँ। यहाँ भी सिर्फ मान लो मैं मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहता हूँ, मॉडुलस लगा दिया, अब सही रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ से कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। इस एरो का देखो तो डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इधर है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है। देख लो ना, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है, तो डायरेक्शन बता रहा है ना, डायरेक्शन दिखा रहा है ये एरो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो का डायरेक्शन किधर बता रहा है, ये। यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पर मैंने एरो बड़ा रखा है, यहाँ पर मैंने एरो छोटा रखा है। हालांकि इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, फिर भी मतलब तो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, लेंथ ऑफ द एरो उतना ही बड़ा दिखाएंगे हम। मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो एरो को मैंने बड़ा रखा है, मैग्नीट्यूड छोटा है तो एरो को मैंने छोटा रखा है।
मतलब अपने को कभी भी एरो से रिप्रेजेंट करना है तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, एरो का लेंथ कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा रखा करो। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड इससे जस्ट डबल है, तो इसका जितना लेंथ रखेंगे इसका लेंथ उसका डबल रखेंगे। नापना जरूरी नहीं है, नाप करके नहीं करना है ऐसा। कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ द एरो मैग्नीट्यूड के, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो लेंथ ज़्यादा एरो का दिखाएंगे, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम तो एरो का लेंथ कम दिखाएंगे। क्लियर हो गया बात? जब एरो से रिप्रेजेंट करना हो तो फाइनली क्या है कि एरो का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और एरो का सेंस, ये एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। एरो का सेंस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ द एरो को। और सेंस ऑफ द एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर के डायरेक्शन को। लेंथ ऑफ द एरो मैग्नीट्यूड को, सेंस ऑफ द एरो वेक्टर के डायरेक्शन को। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। हेड और ये है टेल। क्लियर हो गया? अब मैं इसको जनरल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। कोई स्पेशल नाम नहीं देता कोई फिजिकल क्वांटिटी का, मैं जनरल कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर ए बोल रहा हूं मैं, और एरो का नाम दे रहा हूं ओ ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ओए लेंथ है, लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ओए वेक्टर का लेंथ है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, इस पर मॉडुलस लगा देते हैं या सिंपली एरो हटा देते हैं। तो लेंथ ऑफ द एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द एरो। और सेंस ऑफ द एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसको यही रहने देंगे और मैं यहां पर जो बोल रहा था वही लिख देता हूं। वेक्टर्स आर represented by arrow. The length of arrow represents, एरो का लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। represents magnitude of vector and sense of arrow. sense of arrow, arrow किधर जा रहा है? represents direction of vector. क्लियर हो गया? ये तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसके अकॉर्डिंग वेक्टर को दिखाना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं दिखा रहा हूं।
एक्स वाई एक्सिस बनाओ। एक्स वाई एक्सिस में पॉजिटिव एक्स को ईस्ट बोलो, निगेटिव एक्स को वेस्ट बोलो, पॉजिटिव वाई को नॉर्थ और निगेटिव वाई को साउथ। अच्छा, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है। इसका मतलब समझ में आता है कि नॉर्थ ऊपर, ईस्ट साउथ नीचे। साउथ नीचे होता है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो यही होता है ना कि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इस ये डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट, ये तो बोलते हैं क्या? इसको ईस्ट वेस्ट बोलते हैं क्या? क्योंकि बोर्ड वर्टिकल प्लेन में, इसलिए मुझे वर्टिकल ये दिख रहा है। ये सारे किधर, किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चाहे इधर हो या इधर हो या इधर हो या इधर हो। अब कैसे समझेंगे? इसी को क्या करो, इस बोर्ड को इस तरह से कन्वर्ट कर दो, तो नॉर्थ किधर चला जाएगा? इधर। अगर मैं इसी से समझूं तो नॉर्थ मेरा किधर है? उस तरफ है। बोर्ड को पलट दो, हॉरिजॉन्टल कर दो। नॉर्थ उधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ये समझना है। नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये। अब मैं 4 वेक्टर्स लिख रहा हूं। वेक्टर को कभी लाइन से मत ड्रॉ करना, उसके ऊपर एरो होना ही चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर तुम ऐसे लिख दिए मतलब ये वेक्टर नहीं है। एरो दिखाना, यही तो बता रहा कि डायरेक्शन किधर है। इसको मैं V1 बोलता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड मैं लिखता हूँ कितना? 5 मीटर पर सेकंड। V2 वेक्टर 8 मीटर पर सेकंड। V3 वेक्टर 12 मीटर पर सेकंड। V4 वेक्टर 14 मीटर पर सेकंड। V5 वेक्टर, अच्छा मैं इसको नहीं देता, ज़्यादा लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, समझना आपने को। 4 वेक्टर मैं लिखा हूँ, 1 वेक्टर 2 3 4। मैं एंगल देता हूँ, सपोज ये मेरा 60 डिग्री एंगल है और ये 45 और ये भी 45, मतलब एंगल बाइसेक्टर कहलाओगे। ये 30 डिग्री है। मैं यहाँ समझाने क्या जा रहा हूँ, जो समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैग्नीट्यूड सबका बता दिया ना। अब मैं लिखना चाहता हूँ V1 डायरेक्शन के साथ, तो तुम क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की तरफ। तो क्या बोलोगे? 5 मीटर पर सेकंड एलोंग, या एलोंग भी बोलते हैं या ड्यू भी बोलते हैं। ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ। ड्यू ईस्ट करने का मतलब ईस्ट की तरफ। ये तो बड़ा आसानी से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि दिख रहा कि ये ईस्ट की तरफ है। इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, यही मुझे सिखाना है।
मैग्नीट्यूड तो पता है, मैं V2 लिखना चाहता हूँ, वेक्टर V2 कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड तो पता है अपने को 8 मीटर पर सेकंड, सही है। डायरेक्शन कैसे मैं बताऊं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सीखना अपने को यहां से। तो डायरेक्शन देखो तो कैसे बताऊंगा मैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कैसे बोलूंगा मैं, ये जो V2 है नॉर्थ की तरफ है, एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से 60 डिग्री, क्योंकि साउथ की तरफ नहीं है 60 डिग्री, 60 डिग्री किधर, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 60 डिग्री एंगल पर नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ नहीं है। तो मैं इसको कैसे फिर से बोल रहा हूं कि V2 का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, मैं यही बोलूंगा। अब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ऑफ ईस्ट, ईस्ट से, मैं लिख रहा हूं इसको, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन क्या है 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। पढ़ना कैसे, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से, ऐसे पढ़ेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से। ध्यान रखना चाहिए ये बात, लिखने का तरीका यही है। अब मैं V3 कैसे लिखूंगा, वेक्टर लिखना अपने को, मैग्नीट्यूड कितना 12 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन किधर, इधर से भी 45 है, इधर से भी 45 है, तो इसको जब एंगल बाइसेक्टर की तरफ रहे तो रिप्रेजेंट करने का तरीका डायरेक्शन को दूसरे तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलेंगे, ड्यू किधर, ड्यू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोलने का मतलब एंगल बाइसेक्टर से दोनों के, जिसका भी एंगल बाइसेक्टर होगा उसको डायरेक्ट बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ड्यू नॉर्थ वेस्ट। तो एंगल बाइसेक्टर से हो तो ऐसे ही बोलेंगे, 60 डिग्री ऑफ, ऐसे नहीं बोलेंगे, ड्यू नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया? अब इसका बता सकते हो तुम, जैसे इसको एक्सप्लेन किया था वैसे बोलूंगा इसको, V4 कितना, मैग्नीट्यूड कितना 40 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन क्या बोलूं 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है, साउथ से 30 डिग्री पर है ना, वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है, किससे, साउथ से, ऑफ ईस्ट, सॉरी ऑफ साउथ, क्या बोलूं, ड्यू क्या डायरेक्शन बोलूंगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ साउथ से। तो यहां पर अपने को यही सीखना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़ जाऊं,
आज के लिए तो इतना ही है, अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे।